क्रैक कीजिए एसएससी का क्वांटम एप्टीट्यूड। भारत के सबसे बड़े टीचर के साथ अभिनय शर्मा आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट ऑफ क्वांट सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए, जो कि है बिल्कुल फ्री सभी के लिए। इस टेस्ट सीरीज में 4 सेट होंगे और हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन होंगे। हर टेस्ट का नेक्स्ट डे अभिनय सर आपको 6 बजे अपने स्पेशल क्लासेस में इसका सॉल्यूशन और एनालिसिस भी करवाएंगे। तो वेट ना करें, अभी एनरोल कर लीजिए। और फर्स्ट टाइम अगर आप अनअकैडमी पे आए हैं तो जो सभी फीचर आपको दिए गए हैं, टेस्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारा जो रेफरल कोड है वो यूज करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा रेफरल कोड है वो दिया गया है, तो जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जाइए इसको एनरोल कर लीजिए और क्वांट एप्टीट्यूड में अपना जो स्कोर है उसको बेहतर कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में जो भी साइंस के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज पूछे गए थे उसका पार्ट नंबर 111। इससे पहले 110 वीडियो मैंने बना दिए हैं और आपको पता है वही सेम टीसीएस कंपनी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी, तो सीधी सी बात है जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होने की ज्यादा संभावना है। और अगर रिपीट नहीं होंगे तो सीधी सी बात है इनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी बहुत चेंज करके आपको सेम टू सेम मिलने वाली है। क्योंकि 2018 में 135 शिफ्ट जो की गई थी उसमें आपको पता है 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो सारे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के वापस से उन्हीं एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है पूरे एनसीईआरटी में से एक एक जो लाइन है यूं की यूं आई हुई है। ठीक है, तो आज हम करेंगे 7/12/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको। और इससे पहले 110 शिफ्ट जो आई हैं उनको मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके बना रखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रुप डी 2018 नाम से। तो वहां से आप जाकर जो भी वीडियोस हैं एग्जाम से पहले सभी शिफ्टों को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा निवेदन है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे बोला है एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग बदल जाती है, तो इस समय इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे ऐसे बोला गया है कि एक कार है ना, उसका त्वरण है, एक्सेलरेशन जो दिया गया है उसका मान है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे ये बोला है कि जब ये एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगता है ना तो इसका जो प्रारंभिक वेग था u वो आपका था 5 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन 5 सेकंड बाद यानी कि t बराबर 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद इसका जो वेग होता है अंतिम वेग वो आपके 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी जो तय की गई दूरी है वो यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर ना जो न्यूटन की गति के 3 समीकरण दिए हैं उनमें से आपको जो समीकरण है यहाँ पर लगाना है। तो देखिए एक समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और इसी की मदद से हम इसको हल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास u भी है, t भी है और a भी है। तो इसमें रख देते हैं s बराबर देखिए आ जाएगा u बराबर आपको दिया है 5, t बराबर आपको दिया है 5 प्लस 1/2, a का मान है 1 और t का मान है आपके पास 5, और 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। इसको हल करते हैं तो s बराबर देखो 5 × 5 25 आ गया, प्लस 25 का आधा करेंगे यानी कि 12.5, और इसको ऐड करेंगे तो 25 प्लस 12.5 यानी कि 37.5 यानी कि 37.5 मीटर है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किसमें वृद्धि होने के साथ साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आती है। यानी कि एक जो आपका प्रेशर होता है ना वो कैसे कम होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर होता क्या है ना। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है ना उसी को हम दाब कहते हैं, उसी को प्रेशर कहते हैं। और जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो आपके होता है P बराबर F/A। तो यहाँ पर ना जितना ज्यादा फोर्स होगा, अब इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है वो आपके समानुपाती है F के, और जो प्रेशर है वो आपके व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके क्रॉस सेक्शन एरिया के एरिया के। तो यहाँ पर सीधी सी बात है आपका जो एरिया है जितना क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उसका जो दाब है उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर पूछा है किसमें वृद्धि होने के साथ साथ जो प्रेशर उसमें कमी आती है, तो यहाँ पर जो एरिया है इसका राइट आंसर आ जाएगा, मतलब क्षेत्रफल है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आपके स्रोत और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। तो मैंने आपको साउंड वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तब आपको ये कैलकुलेट भी करके बताया था
कि 17 मीटर 17 मीटर वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां से आप स्रोत और परावर्तक के बीच जो प्रतिध्वनि है उसको सुनाई देती है। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, मान लीजिए कहीं पे डीजे चल रहा है शादी पार्टियों में, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मकान की दीवार है, वॉल है, उससे परावर्तित होकर आपको जो प्रतिध्वनि है वो सुनाई देती है। तो अगर आप जो स्रोत है मतलब डीजे है और परावर्तक है, परावर्तक मतलब आपकी दीवार है, घर की मकान जो भी है, अगर उसके बीच में 17 मीटर की डिस्टेंस है तो आपको वो रिफ्लेक्ट होके आपको परावर्तित होकर वो सुनाई देगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिसरण का वह बिंदु है ना, अभिसरण का मतलब है कि जहां पर प्रकाश किरणें एक जगह मिलती हैं उसे बोलते हैं अभिसरण। ठीक है, कन्वर्जेंट पॉइंट। ठीक है, अभिसरण का वह बिंदु या दूसरी परिभाषा दे रखी है, वह बिंदु जिससे लेंस से जो किरणें होती हैं उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए यहां पर ना मैंने आपको लेंस से संबंधित जो भी आपके परिभाषाएं हैं वो आपको बता दी है कि फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है 5000 वाली सीरीज में। ठीक है, तो देखिए अभिसरण का बिंदु क्या होता है कि वह बिंदु जहां पर प्रकाश की सारी किरणें मिल जाती हैं। ठीक है, अपवर्तन के बाद। ठीक है, और या दूसरी डेफिनेशन आपको दे रखी है, वह बिंदु जिससे लेंस से आने वाली प्रकाश किरणें उत्पन्न होती है। तो मान लीजिए कोई लेंस है, जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस मैंने ले लिया है, तो यहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं, मान लीजिए 3 प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो होता है कि यहां से ये अपवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं और इस बिंदु क्या बोलते हैं, इसका फोकस। यानी कि फोकस वह बिंदु होता है जहां पर अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें एक बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फोकस। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, वक्रता केंद्र क्या होता है, किसी लेंस को जिस गोले से बना हुआ मानते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र। मान लीजिए ये आपका लेंस है, ठीक है, तो इसका जो प्रकाश केंद्र होता है और इसका जो वक्रता केंद्र होता है सी, इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसे हम बोलते हैं इसका मेन एक्सिस। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव किसी लेंस, किसी ध्रुव आपके होता है किसके अंदर, ध्रुव जो होता है वह आपके मिरर के अंदर होता है। तो आपका जो मिरर होता है उसका जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, मान लीजिए कोई मिरर है तो इसका जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्या, इसका जो ध्रुव है, पोल है, वो आपका बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इसको बड़ी ही आसान तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, देखिए माना कि प्रत्यास्थ स्प्रिंग है, उसका विस्तरण, विस्तरण का मतलब है कि फैलना, ठीक है, या विस्थापन होना, उसको हम विस्तरण बोलते हैं। माना कि प्रत्यास्थ स्प्रिंग का विस्तरण उसके लटके हुए भार के अनुक्रमानुपाती है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है उसको जितना ज़्यादा लटकाएंगे उसमें जो विस्थापन है वो इतना ही फैलेगा। ठीक है, ये आपके कह रहा है। यदि 220 ग्राम का एक भार, ओके भाव नहीं है भार है, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, ओके हो गया था थोड़ा सा। तो देखिए यहां पर आपसे बोला गया है कि यदि एक प्रत्यास्थ स्प्रिंग है, प्रत्यास्थ क्या होती है, जिसकी लंबाई हम चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम खींच सकते हैं, तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहां पर आपके बोला गया है कि माना एक प्रत्यास्थ स्प्रिंग है, उसका विस्तरण, विस्तरण का मतलब उसे खिंचाव हो रहा है या उसमें विस्थापन जो उत्पन्न हो रहा है उसके लटके हुए भार के समानुपाती है। और आगे आपको बोला गया यदि 220 ग्राम का भार है वो 3.2 सेंटीमीटर का विस्तरण पैदा कर देता है, तो 24 ग्राम के विस्तरण से कितना भार प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए वैसे तो बड़ा सिंपल सा है लेकिन आपको ना जो क्वेश्चन है थोड़ा ऐसे देखने में या सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है। देखिए आपको ऐसा दिया भाई 220 ग्राम का जो भार है वो 3.2 सेंटीमीटर का विस्थापन उत्पन्न करता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर से कितना विस्तरण उत्पन्न होगा। तो देखिए 220 से आपको दिया 220 ग्राम जो है उससे आपको 3.2 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर से कितना होगा निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे भाई 1 सेंटीमीटर से कितना होगा 220 बटे 3.2। ठीक है, 220 बटे 3.2 1 सेंटीमीटर का निकल के आ गया। लेकिन आपसे 1 सेंटीमीटर नहीं पूछा, आपसे पूछा कि 24 सेंटीमीटर का, तो क्या कर देंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा, आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1650 ग्राम। क्या जाएगा 1650 ग्राम है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान में उसकी चालकता का निर्धारण होता है, तो कम प्रतिरोधकता वाली धातुओं को क्या कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको ये जो लाइन है इसको पहले समझाता हूं। ये से कह रहा है कि कोई पदार्थ होता है ना, उसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी होती है, उसके आधार पर जो चालकता है यानी कि कंडक्टिविटी है उसका निर्धारण होता है। तो कैसे होता है मैं आपको पहले ये बताता हूं। देखिए जिस पदार्थ में जितनी ज्यादा प्रतिरोधकता होती है ना
जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसकी चालकता, मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उतना ही कम होता है। मतलब जिसमें रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा उसमें जो चालकता होती है उतनी कम होती है, और जिसमें जितना कम प्रतिरोध होता है उसमें चालकता उतनी ही ज़्यादा होती है। अब आपसे इसे बोला है कि बताइए जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम है उनको क्या कहेंगे। तो देखिए जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है ना उन्हें बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ना आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो आपके अधूरे हैं, आपको उनको भरने की बोल रहा है। देखिए पहला आपको बोला है कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या नहीं होती हैं, और दूसरा आपको बोला है कि पदार्थ की अवस्थाओं को इस प्रकार से बदला जा सकता है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वैसे तो 3 होती हैं लेकिन 5 हो जाती हैं। ठीक है, पहली जो होती है वो होती है आपका ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर प्लाज्मा और फिर बीएससी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना आपका जो अवस्थाएं होती है उनको हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ ठोस में है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठोस ही रहेगी, हम उसको ना कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, लोहे की कोई भी चीज़ ले लीजिए, क्या वो स्थायी है? क्या हम उसको चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। सोना है, चांदी है, उसको किसी भी अन्य रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अवस्था होती है ना वो आपके स्थायी नहीं होती है। तो पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो आपके स्थायी नहीं होती है, वो क्या होती है? अस्थायी होती हैं। ठीक है, और दूसरा पदार्थ की अवस्थाओं को कैसे बदल सकते हैं? तो पदार्थ की अवस्थाओं को ध्यान रखना है ताप व दाब से। ठीक है, अब उनका तापमान चेंज करें या उनका प्रेशर जो है, ठीक है, उनको चेंज करें तो फिर हम जो अवस्था है उनको चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो आपके स्थायी नहीं होती हैं, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर आर नॉट परमानेंट। ठीक है, और वी कैन चेंज देम बाय चेंज इन आपके प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि इनको हम ताप व दाब में परिवर्तन करके इनकी अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको ऐसे बोला कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन है। एक आपके चेन है, इसकी जो लंबाई है वो आपके 2 मीटर है, और समान है इसका मतलब है कि वो मोटी पतली नहीं है, एक जैसी उसकी डिजाइन है, बिल्ड क्वालिटी है आपके सेम है। आपके आगे आपको बोला गया है कि इसको ना एक टेबल पर इस प्रकार से रखा गया है कि 60 सेंटीमीटर भाग है वो आपके नीचे लटक रहा है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक टेबल है और इस पर हमने किसी आपकी चेन है, वो कुछ चेन इस प्रकार से मान लेते हैं, इसको यहाँ पर रख रखा है और इसका कुछ भाग है वो ऐसे नीचे लटक रहा है। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर भाग है यहाँ से, वो तो यहाँ पर ऐसे लटक रहा है नीचे। तो टोटल है आपका 2 मीटर, 2 मीटर में होंगे आपके 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो भाग है वो आ जाएगा 140 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर है वो तो आपके टेबल के ऊपर रखा गया है, और 60 सेंटीमीटर भाग है वो नीचे लटक रहा है। आगे आपको बोला गया यदि चेन का कुल द्रव्यमान है वो 4 किलो है, यानी कि चेन है ना वो 4 किलो की है। आगे बोला गया है तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आपकी जो बाकी की चेन नीचे लटक रही है इसको हम ऊपर खींचना चाहते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए जब आपको बताया था कि भाई जब भी किसी वस्तु कार्य की बात हो रही ना तो कार्य से मतलब कार्य ही नहीं होता, ऊर्जा होती है। मैं आपको पहले ही बताया था जब न्यूमेरिकल कराए थे तब कि जब आपको कार्य की बात हो रही है ना तो कार्य ज्ञात नहीं करते हैं, उस स्थिति में कई बार आपको कार्य के बारे में चीजें नहीं दी जाती हैं, तो वहां पर आपको जो गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है दोनों में से एक लगानी पड़ती है। तो अगर यहाँ पर वेग दिया होता तो हम करते गतिज ऊर्जा, लेकिन हमको किसी प्रकार से वेग नहीं दिया, हमको हाइट दी गई है, तो हम क्या करेंगे स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh, ये किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए m, हमको चाहिए g, हमको चाहिए h। अब आप क्या करेंगे जल्दीबाजी में m क्या लगा देंगे 4 किलो लगा देंगे, लेकिन 4 किलो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपकी चेन है ना वो पूरी थोड़ी लटक रही है भाई, केवल आप 60 सेंटीमीटर है वही लटक रही है, तो उसी का द्रव्यमान कैलकुलेट होगा। तो हम क्या करेंगे द्रव्यमान है वो केवल 60 सेंटीमीटर का लेंगे। तो द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई 60 सेंटीमीटर का ज्ञात करना है, टोटल कितनी है 200, और यहाँ पर कितनी है 4 किलो की। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0, 4 से काटेंगे ये 5 बढ़ जाएगा, तो 6/5। तो W बराबर कैलकुलेट करें तो M बराबर तो आ गया 6/5 इंटू जी आपका होता है 10। अब लेना इसकी हाइट। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो हाइट है वो टोटल 60 सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि चेन है ना वो आधी चेन ऊपर है, आधे से ज़्यादा ऊपर है, वो भी इसके ऊपर क्या करती है अपना बल लगाती है। तो होता क्या है यहाँ पर जो बाहर जो कार्य करेगा ना W, वो बिल्कुल इसके जो 60 सेंटीमीटर वाला जो भाग है ना इसके बीचों बीच कार्य करेगा। इसलिए हाइट यहाँ पर लेंगे 30 सेंटीमीटर है ना, और इसको मीटर में बदलेंगे 30/, आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, और यहाँ पर अब जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया
18 और 18/5, ठीक है, क्या आ जाएगा 18/5 और 18/5 को हल करेंगे तो आ जाएगा 3.6 जूल, क्या आ जाएगा 3.6 जूल है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया है समान विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको पहचानना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको आयरन लिखा गया, यहाँ पर हेमेटाइट, यहाँ पर एल्युमिनियम और यहाँ पर खालिस्तान। देखिए आयरन होता है ना, उसका जो आपका अयस्क होता है वो आपका हेमेटाइट होता है, तो उसी प्रकार से आपको ये देखना है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट और इसका सूत्र होता है Al2O3, इसे बोलते हैं बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है किस तत्व का अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके 2 होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 मिस हो गया, मैं इसको 2 को टाइप कर देता हूँ। ओके, तो अब आपसे पूछा गया है किस तत्व के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया किसकी संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। देखिए पोटेशियम होती है वो आपका K+ होता है, लिथियम Li+ होता है 1 होता है, कैल्शियम होता है वो +2 होता है और सोडियम होता है Na+। तो +2 यानी कि कैल्शियम होता है उसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल से हर चीज आपको बताओ, मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको अगर मिलाएं तो बताइए कौन सी गैस बाहर निकलेगी। देखिए ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगर इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी किसके साथ, जल के साथ, वो आपके इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर Na, यहाँ पर Cl, एक तो बनेगा NaCl, ठीक है, और एक बनेगा यहाँ पर CO3 है और यहाँ पर बनेगा आपका CO2 गैस और यहाँ पर एक H ये रहा और ये O, यहाँ पर बनेगा H2O, यानी कि ये बनेगा NaCl + CO2 + H2O, ये अभिक्रिया यहाँ पर होगी, ठीक है। तो आपसे पूछे कौन सी गैस बनेगी, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में एक जल के अणु से अणु में कितने जल के अणु जुड़े होते हैं। तो देखिए इसके लिए ना आपको ना सूत्र पता होना चाहिए फेरस सल्फेट का, ठीक है। देखिए फेरस सल्फेट होता है ना, उसका सूत्र आपके होता है, जो आपका फेरस सल्फेट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है FeSO4.7H2O। तो यहाँ पर पूछा कितने जल के अणु होते हैं, तो यहाँ पर 7 जल के अणु होते हैं और जो 7 जल के अणु होते हैं ना इसको क्रिस्टलन जल भी कहते हैं। यानी कि आपसे इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकता था कि बताइए फेरस सल्फेट में कितने क्रिस्टलन जल होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आपका 7 है, यानी कि 7 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि एसिटिक एसिड के 1 मोल में, ठीक है, मोल, ठीक है, वो मोल वो वाला मोल है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है। एसिटिक अम्ल के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब आप खुद बता सकते हैं कि इसमें कितने ऑक्सीजन है, 1 और 1 2, कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान कीजिए, ठीक है। तो आपको एल्कीन और एल्काइन दिए गए हैं, इनके आपके फॉर्मूले पूछे गए थे। मैंने चला के इसको टाइपिंग नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आपको समझाना चाहता था। देखिए अब यहाँ पर देखिए एल्केन, एल्काइन और एल्केन आपको 3 चीजें दी गई हैं, तो देखिए कैसे याद करेंगे और जो फॉर्मूला आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए एल्कीन को सबसे पहले याद कीजिए। एल्कीन में क्या होते हैं, जितने कार्बन होते हैं ना उसके बिल्कुल डबल हाइड्रोजन होते हैं। मान लीजिए अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। यह आपका फॉर्मूला होता है एल्कीन का। किसका होता है, एल्कीन का, यानी कि CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। अब बात करते हैं उसके बाद में एल्केन की, कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए ये है बड़ी की मात्रा, ये है ए की मात्रा, मतलब मात्रा क्या है, बड़ी है ना, आगे ए आ रहा है, आप जानते हैं वोवल्स और कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ी ई की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा का मतलब कि हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो जाएगा CnH2n, तो यूँ का यूँ रहेगा, 2 और ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, CnH2n + 2। अब आते हैं एल्काइन पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे की मात्रा है, यहाँ पे का की मात्रा है, मतलब क्या है कि पीछे आ रहे हैं, पीछे मतलब घटाएंगे, तो इसका फॉर्मूला हो गया वो हो जाएगा CnH2n - 2। आशा करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, वैसे आप इनको रट भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीजें बताने की कोशिश की है। तो फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n + 2, एल्केन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n - 2, ठीक है। चलिए
और गाइज मैं आपको कम समय में अधिक कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं आपका जो टाइम है यहाँ पर खराब नहीं करता हूं। और वही 25 क्वेश्चन है आपको यूट्यूब पर और कोई टीचर है वो करा रहे होंगे तो आपको केवल हिंदी मीडियम में करा रहे होंगे, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करता हूँ और फिर आपके सामने यहाँ पर पेश करता हूँ। और आपका ज़्यादा टाइम खराब भी नहीं करता हूँ। मैंने देखे हैं बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो केवल हिंदी में करवाते हैं और यही जो 25 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर एक एक 1.5 घंटे में करवाते हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन को मैं 20 से 25 मिनट में करवाता हूँ। तो गाइस आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो आपका गलत है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट है आपका गलत है। देखिए पहला कि जब आपका एक बस रुकती है तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका महसूस करते हैं। तो देखिए जब बस रुकती है ना तो यात्री को पीछे की ओर झटका महसूस नहीं होता, आगे की ओर होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ओके, क्योंकि जब बस चलती है ना अचानक से तो यात्री पीछे को झटका महसूस करते हैं, और अगर अचानक से रुकती है तो आगे की ओर झटका महसूस करते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट ही गलत है। बाकी आपके क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे बोला गया है कि एक राइफल का मतलब आपके बंदूक है ना, गन। एक राइफल है, उसे एक गोली चलाई जाती है, इसे एक बुलेट चलाई जाती है। तो राइफल है, बंदूक है, वो पीछे की ओर एक झटका महसूस करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है इस स्थिति में राइफल की गतिज ऊर्जा कितनी है। ठीक है, दो चीजें देखिए, मान लीजिए एक तो आपकी गन है, ये आपकी गन है ना, ये आपकी राइफल है। ओके है ना, छोटी सी बन गई ऐसे है ना, देसी कट्टा। तो ये आपकी एक बंदूक है। जब आप से गोली फायर करते हो तो जो बुलेट है वो तो आगे की ओर जाती है, और आपका एक बल लगता है इसके ऊपर, बंदूक के ऊपर, जिसके कारण वो पीछे की ओर, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, एक्शन रिएक्शन के कारण बंदूक भी पीछे को हटती है। तो आपसे ये पूछिए कि भाई जो बंदूक है उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, आप देखते भी होंगे, फिल्मों में देखते होंगे ऐसे भी, कि जो गोली है वो तो बहुत ही तेज स्पीड से जाती है इधर, लेकिन बंदूक ना हल्का सा झटका महसूस करती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई बंदूक की जो गति ऊर्जा क्या है, बहुत ही कम होती है, जबकि गोले की गति ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो आपसे पूछा गया है राइफल की गतिज ऊर्जा, मतलब जो बंदूक है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ध्यान रखना है, गोली से क्या होती है, कम होती है। गोली तो बहुत तेज जाती है, बहुत अधिक वेग के साथ, क्योंकि बंदूक है बहुत ही कम वेग के साथ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि धातु चालक के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है आपका सही है। मतलब धातु है और चालक है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई धातु है और अगर वो चालक है तो चालक कब होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कब होता है। तो देखिए किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना, तभी आपका क्या होता है, उस धातु में आपके विद्युत धारा बहती है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि धातु चालकों में जब इलेक्ट्रॉन की गति होती है तभी विद्युत धारा बहती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बडिंग के द्वारा पुनर्उत्पादित होता है। तो ये आपके अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है कि किस किस जीव में कौन कौन सा अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि बडिंग, अब देखिए बडिंग में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी पेड़ होता है ना, कोई पौधा होता है, मान लीजिए ये आपका यीस्ट है, तो इसमें ना साइड में से एक आपका छोटा सा अवशेष उत्पन्न हो जाता है, फिर वो ना थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, और फिर बड़ा होने के बाद वो आपका जो जनक है उससे अलग हो जाता है, इसे हम बोलते हैं बडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है ना वो आपके होती है खमीर और हाइड्रा में, यानी कि ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होती है। तो ये आपसे पूछिए कि बडिंग किस में होती है। ठीक है, तो बडिंग आपकी होती है ईस्ट और हाइड्रा के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपका है आधुनिक आवर्त सारणी से उदासीन गैसीय परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। कल भी यही क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल सा है कि भाई उदासीन गैसीय का मतलब क्या है, कि उदासीन का मतलब है कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, और गैसीय अवस्था का मतलब क्या है कि जब भी कोई आपका आयन, आपका कोई भी परमाणु होता है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना या ग्रहण करता है ना, तो गैसीय अवस्था में ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है और गैसीय अवस्था में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा अंतिम कोश से ही निकाले जाते हैं और अंतिम कोश में ही दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, तो जब कोई परमाणु है उसके अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। और अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो जो ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। बाकी इनके बारे में आपको बता देता हूँ। वियोजन ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी बॉन्ड को, किसी भी बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम बोलते हैं वियोजन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए जो प्रवृत्ति होती है वो। और विद्युत ऋणता क्या होती है, किसी भी बंधे हुए परमाणु से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम बोलते हैं विद्युत ऋणता। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन ऋणता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणता। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपसे बोला गया है सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो केमिस्ट्री की जब भी क्लास होगी, केमिस्ट्री की पहली क्लास में मैं आपको यही जो रासायनिक सूत्र है वो यहाँ पर लिखना सिखाऊंगा। वैसे बड़ा सिंपल सा है। सोडियम होता है आपका, जो सोडियम होता है वो आपका होता है, वो पोटेशियम नाइट्रेट पूछा तो पोटेशियम जो होता है आपका K और नाइट्रेट होता है NO3, तो दोनों को मिलाते हैं तो आपका बनता है KNO3। बड़ा सिंपल सा है। वैसे तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नर और मादा के युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं। तो देखिए नर से मिलते हैं आपके स्पर्म, ठीक है, इनको बोलते हैं आपके शुक्राणु, और आपका जो मादा है यानी कि फीमेल है उससे आपके बनते हैं एग, और जिनको आप बोलते हैं अंडाणु। तो जब आपस में दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जाइगोट बनना, है ना, इसको बोलते हैं जाइगोट बनना, ठीक है, बोलते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि मिलकर क्या बनाते हैं, इसे आपके बनाते हैं जाइगोट, और जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं आपका जो फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टेप वर्म फाइलम है वो किससे संबंधित है। तो टेप वर्म जो है ना, टेप वर्म जो आपके ग्रुप है वो आपके प्लेंटी हेलमिंथिस जो है उसको कहा जाता है। तो टेप वर्म है वो आपके प्लेटी हेलमिंथिस वाले सदस्यों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया कि कौन सी मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि स्केलेटल जो मसल्स है वो किसको कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जो आपकी ऐच्छिक है यानी कि ऑप्शनल जो मांसपेशियां होती हैं जो हम उनको खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद कार्य कर सकते हैं उनके द्वारा, मान लीजिए हाथ पैर हिलाना है, बहुत सारी क्रियाएं होती है जो हमारे हाथ में होती है, उन्हें हम बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है। ऑप्शनली हमारे ऊपर है, हम उन कार्यों को खुद संपादित कर सकते हैं। जबकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम खुद नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए श्वास लेना, हृदय की धड़कन है, इनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपके अनैच्छिक क्रिया। तो आपसे पूछे कौन सी मांसपेशियां हैं जो आपके कंकाल मांसपेशी कहलाती हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वह आ जाएगा ऐच्छिक, ठीक है, ऑप्शनल, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बोला गया कि सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, ये आपका क्षार होता है, मतलब बेसिक प्रवृत्ति का होता है। तो आपसे पूछा गया इसका जो यूजेज है वो कहाँ किया जाता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट है ना, जो आपका यूज है, ये आपके क्लास 10th की जो बुक है उसमें आपको सारे यूजेस दिए गए हैं। तो देखिए पहला यूज है वो आपका जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, ये भी इसका सही है। दूसरा कांच व साबुन व कागज उद्योग में, ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर है, ठीक है, कि कांच उद्योग में जो आपके होते हैं ग्लासेस वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर इसमें सही कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सही कर लिया। देखते हैं इसका यूजेज है। पहला यूजेज है वो आपके जल की स्थायी कठोरता। जल में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक होती है स्थायी कठोरता, एक आपकी होती है अस्थायी कठोरता। इसको मैं स्पेशली अलग क्लास में आपको बताऊंगा। दूसरा कांच, साबुन और कागज उद्योग में, यानी जहाँ पर कांच बनते हैं, साबुन का फॉर्मेशन होता है, जो फैक्ट्री एरिया होते हैं कागज बनाने में, वहाँ भी सोडियम कार्बोनेट होता है, उसका यूजेज होता है। और तीसरा बोरेक्स जैसे आपके सोडियम के यौगिक बनाने में, ठीक है, तो बोरेक्स होता है आपका सोडियम का यौगिक होता है, तो उसको बनाने में आपके सोडियम कार्बोनेट का यूजेज होता है। तो तीनों यूज है वो आपके सोडियम कार्बोनेट के हैं, तीनों के तीनों इसके राइट आंसर आ जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि मंदता का अर्थ क्या होता है, मतलब डी एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए 2 चीजें होती है, एक होती है एक्सेलरेशन, एक होती है डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेग में बढ़ना, मतलब वेग है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। मान लीजिए पहले 10 मीटर पर सेकंड था, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन डी एक्सेलरेशन क्या होता है कि भाई वेग है वो घट रहा है। मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, पहले 50 की स्पीड चला रहे थे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर, तो अगर वेग घट रहा है, स्पीड घट रही है, उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। यानी कि आपसे पूछा गया है मंदता का अर्थ क्या है, तो मंदता का अर्थ है कि भाई उसकी जो चाल है वो क्या कर रही है, घट रही है लगातार, ठीक है, घटती हुई चाल से चल रही है अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं मंदता, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए वैसे तो ना ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट के अंदर, लेकिन ऐसा होता है कि कई शिफ्टों में जो क्वेश्चन है आपको 23-24 हो जाते हैं, कई शिफ्टों में क्वेश्चन है वो 26-27 भी डल जाते हैं। जैसे इस शिफ्ट में आपके ज्यादा क्वेश्चन है, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है
कि अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं, वो किसका बना होता है। तो आपको मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि हमारी जो हड्डियां जो होती है ना, है ना, जो अस्थि जो होती हैं वो एक मैट्रिक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर स्थापित होती है। हमारी जो हड्डियां होती है ना हमारे शरीर के अंदर, वो एक बॉक्स के अंदर पाई जाती हैं एक प्रकार से, है ना, एक डब्बे के अंदर, एक लिफाफे के अंदर जैसे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि आपसे पूछा गया है कि वो किसका बना होता है, ठीक है। तो जो आपका जो बॉक्स होता है वो किसका बना होता है, तो आपका जो बॉक्स है ना ये आपका बना होता है आपके कैल्शियम का और फास्फेट का। और हमारी जो हड्डी है वो भी आपको ध्यान रखना है कैल्शियम की और फास्फेट की बनी होती है, लेकिन इनके ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो भी कैल्शियम और फास्फेट का ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि कोई लड़का गैस से भरे हुए गुब्बारे को छोड़ देता है तो ऊपर की ओर जाने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा होती है ना वो आपकी होती है mgh, यानी कि हाइट जितनी ज्यादा होगी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, अगर जो गुब्बारा है ऊपर की ओर जा रहा है उसकी हाइट है लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपका वीडियो पसंद आया होगा और आप ना स्कोर जरूर शेयर कर दीजिएगा कि इस जो वाली शिफ्ट 27 में से आपका कितना स्कोर आपके आ रहा है इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और अपना स्कोर है उसको बूस्ट करते रहिए टाइम टू टाइम। और जो अपनी 5000 की सीरीज है वो भी मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एग्जामिनेशन का नोटिस है जल्दी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हम आपके लिए देखो इतना मेहनत कर रहे हैं और आपको पता है आपका टाइम भी ज़्यादा खराब नहीं करते हैं, कम ही टाइम में आपको अधिक कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्रीफर कीजिए, जिससे हमको और मोटिवेशन मिल सके। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।